अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लजीज इंस्टीट्यूट। जी, आज का जो डेमो लेक्चर है ना, ये बेसिकली जो हमारा असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो सेशन है ये स्टार्ट होने जा रहा है माशाल्लाह। और इसके हवाले से हमने है जो है ना वो आज डिस्कस करना है कि हम जो अगर ये नोट तो सेशन नहीं स्टार्ट रहा। करने हैं तो इस सेशन में हम किस तरह अपने सेशन को लेके चलेंगे, इसमें कौन कौन से कंटेंट जो है वो ऐड होंगे, कंटेंट उसमें ऐड होंगी, और उसके अलावा क्या क्या हम कैसे कैसे पढ़ाएंगे, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी। कंटेंट भी आपके साथ आज शेयर करेंगे जो कि हमने बहुत ही मुश्किल से फाइनल किए, अनफॉर्चुनेटली बहुत टाइम लगा उनके ऊपर। और लेट्स बिगिन। तो इस हवाले से सबसे पहले जो है ना वो मैं फैकल्टी मेंबर्स को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। यहाँ पर फैकल्टी मेंबर्स में दो हमारे रिस्पेक्टेड, जिसमें एक रिस्पेक्टेड मैं भी हूँ। तो उसमें ये है कि सर कामरान साहब हैं जो कि ऑलरेडी फूड डिपार्टमेंट में हैं एज असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर, और इसके अलावा इनका जो है वो ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 10 ईयर्स माशाल्लाह। और इस हवाले से जो जीके पोर्शन जो है ना वो हैंडल किया जाएगा वो मैं खुद हैंडल करूंगा। और इस हवाले से जो है ना वो इंशाल्लाह अब चलते हैं नेक्स्ट के, देखते हैं हम हमारा पोर्शन क्या होगा, कैसे कैसे हम डील करेंगे। सबसे पहले हम लेसन प्लानिंग की तरफ आते हैं। और ये मैं अब वैसे ओवरऑल मैं आपको जो है वो बता देता हूँ कि किस तरह आपने ये करना है। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल ड्यूरेशन जो है हमारा सेशन का है वो तो 45 डेज होगा। और क्लास डेज जो है वो हमारे कंप्लीटली एक पूरा वीक नहीं होगा, क्योंकि उसमें आपको पढ़ने के लिए भी टाइम दिया जाएगा, नोट्स बहुत सारे होते हैं उसमें। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ सर लेक्चर देते रहेंगे और आप कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। आपको खुद भी पढ़ना पड़ेगा, और ये बात आप सबको पता होनी चाहिए, ठीक है। और उसके अलावा अगर प्रोफेशनल पार्ट की बात की जाए तो प्रोफेशनल पार्ट जो है ना वो आपका इंशाल्लाह कवर किया जाएगा 14 to 16 लेक्चर्स में, और ये हमारा कवर हो जाएगा। अभी हम आपसे जो है ना वो डिस्कस करते हैं, सर आपसे डिस्कस करते हैं कंटेंट के बारे में। फिर उसके अलावा ना सिर्फ ये बल्कि इसमें ग्रैंड टेस्ट भी होंगे, जो कि जिसमें जीके और प्रोफेशनल पार्ट दोनों शामिल होंगे। फिर उसके बाद ना सिर्फ ये बल्कि आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। अब इसके कंटेंट के बारे में जो है ना वो सर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मैं जो है ना वो ओपन करने लगा हूँ सर, मैं आपके जो है ना वो हवाले करने लगा हूँ। प्लीज ये बच्चों से जो है ना वो डिस्कस करें प्लीज। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद कामरान है। सर ने ऑलरेडी आपको मेरे एक्सपीरियंस के हवाले से थोड़ा सा बता दिया हुआ है, कुछ मैं भी बताता चलूँ। पंजाब फूड अथॉरिटी के अंदर मैं सर्व कर रहा हूँ एज असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर सियालकोट के अंदर, और तकरीबन 2 साल से अब तो एडमिन हूँ डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का। और टीचिंग एक्सपीरियंस के हवाले से किप्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहले भी तकरीबन 10 साल से उनके साथ एंगेज हूँ और करंटली भी एंगेज हूँ। और जो अभी सीट्स आई हैं असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर की, उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें बताता चलूँ। प्रोबेबली ज़्यादातर लोग जो यहाँ पे हमें ज्वाइन किए हुए हैं ये फूड टेक्नोलॉजिस्ट ही होंगे, फूड साइंटिस्ट ही होंगे। हमने कोशिश ये की है कि सिलेबस को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाए कि जो कवर अप भी हो सके, और ऐसे पोर्शंस ऐड किए जाएं जहाँ से पेपर ज़्यादातर उठाया जाता है पीपीएससी का। ठीक है। आप पिछले एग्जाम्स जो हैं उनको देखिएगा, ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, हम आपको प्रोवाइड भी कर देंगे। इनमें ज्यादातर पोर्शन जो है आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस होता है। अब ग्रेजुएशन में दो तरह के स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे। कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने कंप्लीट बीएस जो है वो 4 ईयर प्रोग्राम किया है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। कुछ ऐसे होंगे जो बीएस एग्रीकल्चर से हैं, जिनका सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर जो था ये एग्रीकल्चर का था, और थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर फूड साइंस का था। तो इन्होंने 2 साल फूड साइंस पढ़ी हुई है। अब पेपर जो उठाया जाता है वो मेनली जो बुक्स ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में चलती हैं, जे अवान, आप लोगों ने नेम सुना होगा अगर आप फूड साइंस के हैं तो। उनकी बुक्स जो हैं वो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में चलती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी भी उसी को फॉलो करती है, यूएफ भी उन्हीं को फॉलो करती है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप लोगों के पास वो बुक्स होनी चाहिए, और होपफुली ऑलरेडी होंगी, क्योंकि बीएस प्रोग्राम में वही पढ़ाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ मेजर पोर्शंस हैं जो हमने डिजाइन किए हुए हैं, जो आपको मैं कवर करवाऊंगा। लेकिन एक्सपेक्ट ये कर रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ उस बात पे रिलाय नहीं करेंगे जो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। जाहिर है हमारे पास टाइम जो है वो बड़ा लिमिटेड होगा, मैंने 1 घंटे के अंदर चीज़ें समराइज करनी होंगी। डीप डाउन जाएंगे हम, एमसीक्यू जनरेशन भी देखेंगे किस तरह से एमसीक्यू बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ पूछी जाती है। लेकिन अगर एक चीज़ बताई गई है तो उससे रिलेटेड 10 चीज़ें और भी होंगी। वो 10 चीज़ें आपने कहाँ से पढ़नी है, सोर्सेज भी मैं आपको गाइड करूंगा। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोरली उनको रीड करके आएंगे नेक्स्ट टेस्ट के अंदर। ये कुछ टॉपिक्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस है। इंट्रोडक्शन टू फूड साइंस में हमने वो टॉपिक्स कवर करने हैं जो जनरलाइज्ड हैं, जो बिल्कुल
आपको फोर्थ सेमेस्टर के स्टार्ट पे पढ़ाए गए थे। जनरल न्यूट्रिशन, जनरल माइक्रोबायोलॉजी, जनरल फूड प्रोसेसिंग, जनरल फूड साइंस। ठीक है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका स्कोप क्या है। सेकंड इज ह्यूमन न्यूट्रिशन। आप लोगों ने फूड न्यूट्रिशन का टॉपिक जो है वो पढ़ा होगा डेफिनेटली, सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है ग्रेजुएशन के अंदर। अब उस फूड न्यूट्रिशन के अंदर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो भी और माइक्रो भी। अब मैक्रो और माइक्रो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, हम इसको कवर तो करेंगे लेकिन आपने इसको मेमोराइज करना है। एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट्स के हवाले से डिटेल पूछी जाती है, जनरलाइज नहीं पूछी जाती, एग्जैक्ट डिटेल पूछी जाती है कि कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। जैसे उसके बाद है जी बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट। बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट और कॉमन डेफिशिएंसी। बैलेंस डाइट कॉन्सेप्ट में इतनी ज्यादा डिटेल नहीं आती, सिर्फ उनके पैरामिड्स जो है वो किस तरह बनाए जाते हैं उस हवाले से ही पूछा जाता है। ज्यादा डिटेल उठाई जा रही होती है डेफिशिएंसी से, जिस तरह आप लोगों ने रिकेट्स पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, ओस्टियोमेल्सिया डिस्कस किया हुआ है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। उन चीजों को हम कवर करेंगे इन कॉमन डेफिशिएंसीज के अंदर, जो फूड के किसी एक कंपोनेंट की वजह से हो रही होती है, चाहे वो मैक्रो न्यूट्रिएंट हो या माइक्रो हो। जिस तरह आयोडीन डेफिशिएंसी, और राइट नो आजकल आपको शायद आइडिया हो कि कराची के अंदर जो है वो ये बड़ा आजकल इशू चल रहा है इसका, आयोडीन डेफिशिएंसी का, सिंध वाली साइड पे। फिर आ जाता है जी फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड माइक्रोबायोलॉजी पे अभी हम कुछ कंटेंट कवर भी करेंगे इस इंट्रोडक्शन के बाद, कि बेनिफिशियल माइक्रोब्स कौन से हैं, हार्मफुल कौन से हैं, फूड स्पॉइलेजेस क्या क्या हैं, फूड बॉर्न इलनेसेस कौन कौन सी हैं, और प्रिजर्वेशन टेक्निक्स क्या हैं। ठीक है, इनको अभी लेटर ऑन मैंने एक आधा इनमें से टॉपिक पढ़ा के आपको बताएंगे भी कि किस तरह से पढ़ना है हमने, और आपने किन किन सोर्सेज से कवर करना है। लेटर ऑन जी मेजर प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कैनिंग है, फ्रीजिंग है, डिहाइड्रेशन है और फर्मेंटेशन है। हर टेक्निक का क्या प्रोसेस है, कौन सी टेक्निक किस फूड के लिए की जाती है। ठीक है, और किन टेक्निक्स के पाइनियर्स कौन से हैं। साइंटिस्ट मोस्टली आते नहीं हैं, लेकिन एक दो कुछ ऐसे हैं जो ज्यादा फेमस हैं, जिनके जिनके नेम से कोई टेक्निक है, तो उनको भी हमने डिस्कस करना है। फिर आ जाती है जी डेयरी टेक्नोलॉजी। डेयरी टेक्नोलॉजी में हमने यहाँ पे जनरल एस्पेक्ट्स, जनरल पैरामीटर भी डिस्कस करने हैं। उसमें फूड क्या, मिल्क क्या है, योगर्ट किसे कहते हैं, कर्ड क्या है, दही किसे कहते हैं। आप लोग फूड साइंटिस्ट हैं, आपको आइडिया होगा कि योगर्ट, दही, कर्ड ये सारी अलग अलग चीजें हैं। लेमैन लैंग्वेज में तो कर्ड भी उसी को कह दिया जाता है, योगर्ट भी उसी को कह दिया जाता है, और दही भी उसी को कहते हैं, लेकिन ये डिफरेंट है। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन इन एप्लीकेशन इन वेरियस फूड प्रोडक्ट्स के, इन डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि मिल्क के हवाले से या मिल्क प्रोडक्ट्स के हवाले से कौन कौन सी टेक्निक्स जो है वो यूटिलाइज की जाती हैं, पहले कौन सी की जाती थी, लैब में कौन सी की जाती हैं, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज क्या क्या हैं। जिस तरह बिलफर्ज हम मिल्क की फैट के हवाले से पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ के आए होंगे यूनिवर्सिटीज में गर्बर मेथड, वो यूटिलाइज किया जाता था। आजकल जो है वो लैक्टोस्कैन यूज होते हैं, वो बड़ा मॉडर्न है कि वो चंद सेकंड के अंदर ही आपको फैट भी कैलकुलेट करके बता देता है और बाकी सारे पैरामीटर भी बता देता है। हालांकि प्रीवियसली हमें वो बड़ा लेंथी प्रोसीजर करना पड़ता था कि पहले हम उनको सॉल्यूशन से ट्रीट करते थे, फिर सेंट्रीफ्यूगेशन करते थे, और फिर जाके उसका कोई ना कोई हमें आउटपुट मिलता था। नेक्स्ट है जी मीट टेक्नोलॉजी। मीट टेक्नोलॉजी के अंदर स्लॉटरिंग मेथड बीएससी में आप लोगों ने पढ़े होंगे, जैसे कोशर है या हलाल मेथड जो हम यूज करते हैं जिबा करना। हर एक मेथड में क्या क्या फर्क है और टेक्निकलिटीज क्या है, कि किस मेथड के अंदर एनिमल को पहले स्टन किया जाता है, फिर स्लॉटरिंग की जाती है, किस में डायरेक्ट स्लॉटरिंग की जाती है। इन सारी चीजों को भी हमने डिस्कस करना है। फिर आ जाते हैं जी मीट कट्स। ये आप लोगों ने, ये बेसिकली वो पोर्शन है जो आपने मीट टेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा होगा। ठीक है, मीट टेक्नोलॉजी इवन जनरल एग्रीकल्चर का भी पार्ट होती है, कि किन मीट कट्स को क्या नेम दिया जाता है और आगे वो किस किस फूड की प्रोसेसिंग के अंदर या किस फूड की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर यूज किए जाते हैं। लेटर ऑन है जी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। प्रिजर्वेशन टेक्निक में सॉल्टिंग है, क्योरिंग है और स्मोकिंग है। सॉल्टिंग किन फूड्स के लिए यूज की जाती है, क्योरिंग किन के लिए यूज की जाती है, स्मोकिंग किन के लिए करते हैं, इनका फूड पे इफेक्ट क्या आता है अदर देन फूड प्रिजर्वेशन। ये फूड के फ्लेवर को किस तरह से इफेक्ट करती हैं, फूड के टेस्ट को, और उनकी सेल्फ लाइफ को किस तरह इफेक्ट कर रही है। इन सारी चीजों को हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। नेक्स्ट है जी क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स।
मीट के रेफरेंस से पर्टिकुलरली कौन से मेथड अडॉप्ट किए जाते हैं, जिस तरह आप लोगों ने हैसअप पढ़ा होगा, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, कि मीट के रेफरेंस से अगर आप हैसअप अप्लाई करते हैं तो किस जगह पे क्या क्या क्रिटिकल इश्यूज हो सकते हैं, उनको टैकल किस तरह किया जाता है। ये बेसिकली एक हम जनरलाइज केस लेंगे, उस केस स्टडी के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे कि मीट की सप्लाई चेन के अंदर कहाँ कहाँ पे क्वालिटी चेक्स होते हैं और उन क्वालिटी चेक्स को हमने किस तरह से मैनेज करना होता है। फिर है जी बेवरेज टेक्नोलॉजीज। बेवरेज टेक्नोलॉजीज में कुछ बेवरेजेस तो ऐसी हैं जिनसे हमारा रूटीन इंटरेक्शन ज्यादा होता है, जिस तरह फ्रूट जूसेस हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनसे हमारा रूटीन इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं है, जिस तरह अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, बियर्स हैं, ब्रांडी है या रम है। इनकी कंपोजिशन में क्या फर्क होता है, किसको किस इंडिविजुअल से फर्मेंट करवा के बनवाया जाता है, किसकी एजिंग किस तरह से होती है, इन सारी चीजों को हमने इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। फिर उसके बाद है जी प्रोडक्शन प्रोसेसेस। प्रोडक्शन प्रोसेसेस के हवाले से मैं बताता चलूं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे वैरायटी बहुत ज्यादा होगी, तो हम जनरलाइज प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे, ऐसे पैरामीटर जो बाकी सब पे अप्लाई होते हों। ठीक है, लेकिन उनके लिए आपको मटेरियल लाजमी प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप वहां से रीड आउट कर सकें। फिर है जी क्वालिटी कंट्रोल पैरामीटर, सेम ही जो हमने मीट टेक्नोलॉजी में बात की कि मीट के रेफरेंस से क्वालिटी कंट्रोल, और यहाँ पे बेवरेजेस के रेफरेंस से कि प्रिजर्वेटिव कौन से यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम बेंजोएट यूज किया जा रहा है तो वो किस ड्रिंक के अंदर है, किस ड्रिंक को प्रिजर्वेटिव की जरूरत ही नहीं पड़ती। इन सारी चीजों को हमने कवर करना है इस टॉपिक के अंदर। फिर है जी फूड केमिस्ट्री। फूड केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली बायोकेमिस्ट्री ही जो है, उसी को मॉडिफाई करके फूड केमिस्ट्री का नेम दिया गया हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री का वो पोर्शन जो फूड से रेलिवेंट है उसको हम फूड केमिस्ट्री कह देते हैं। इनमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीजों के हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर देखने हैं और इनकी फंक्शनिंग को डिस्कस करना है कि ये बॉडी के अंदर किस तरह से फंक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, एंजाइमेटिक रिएक्शंस भी देखेंगे इनका, जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, मिलार्ड रिएक्शन, इनको डिस्कस करेंगे। लेटर ऑन है जी फूड एडिटिव्स, जो आप लोग क्योंकि ये इंशाल्लाह फ्यूचर में एएफएसओ बनने जा रहे हैं, तो जो पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन है, जो फूड अथॉरिटी का रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग फूड एडिटिव्स की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी चीजें जो फूड में ऐड की जाती हैं लेकिन फूड का पार्ट नहीं होती। जैसे अगर एक मैं लेमैन लैंग्वेज में एक मिसाल दूं आपको, मतंजन जिसे हम जर्दा कहते हैं वो बनाया जाता है, उसमें कलर ऐड किया जाता है। कलर उस फूड का पार्ट नहीं है लेकिन फूड में ऐड है, इसलिए उसे क्या कहा जाता है, फूड एडिटिव। तो फूड एडिटिव कौन से परमिसिबल हैं, कौन से बैन हैं, किनको आप यूज नहीं कर सकते, कौन से हलाल हैं, कौन से नॉन हलाल हैं, इन सारी चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है। उसके बाद पोल्ट्री एंड एग प्रोसेसिंग। ये काफी ऐसा टॉपिक है जो अनटच्ड रहता है ड्यूरिंग योर डिग्री। हमारी डिग्री के अंदर कुछ ज्यादा पोर्शन इसका कवर नहीं करवाया जाता। माइट भी इसलिए नहीं करवाया जाता क्योंकि जब हम मीट टेक्नोलॉजी पढ़ लेते हैं तो तकरीबन वही सारी बातें जो है पोल्ट्री पे अप्लाई होती हैं। जैसे स्लॉटरिंग एंड प्रोसेसिंग मेथड हैं, काफ़ी चीज़ें जो है वो कॉमन होंगी। हाइजीन रेगुलेशन में काफ़ी चीज़ें कॉमन होंगी। एग प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली यहाँ पे एक ऐसी चीज़ होगी जो हमारी डिग्री में इतना ज़्यादा कवर नहीं किया जाता कि लिक्विड एग फ्रोजन है, ड्राइड है, इनको किन किन फूड्स में यूज़ किया जाता है और किस किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं तो तकरीबन किसी भी बेकरी में, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस है या लार्ज स्केल बिजनेस है, हर इंडस्ट्री के अंदर जो है वो एग को यूज़ किया जा रहा होता है। तो ड्यूरिंग क्रीम फॉर्मेशन आप कैसे यूज कर रहे होते हैं इनको, फॉर टेस्टिंग, फॉर एजिंग, फॉर लाइफ एंड फॉर न्यूट्रिशन, इन सारे एस्पेक्ट्स को हमने देखना है कि एग कहाँ पे क्या रोल प्ले कर रहा होगा। और लेटर ऑन क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हमने इसलिए हर चीज में रखा हुआ है क्योंकि हर इंडस्ट्री में जो सप्लाई चेन होती है उसके अंदर क्वालिटी कंट्रोल का पैरामीटर वेरी कर जाएगा अगर प्रोडक्ट डिफरेंट है तो यहाँ प्रोडक्ट वेरी कर रही है तो क्वालिटी कंट्रोल चेक भी वेरी करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे दोबारा से इसको लिखा हुआ है। फिर यानी बेकरी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इसमें काफी सारी चीजें ऐसी होंगी जो हमारी रूटीन लाइफ में हम कॉमन देखते हैं, सुनते हैं, या माइट भी पॉसिबल आप में से काफी सारे लोगों ने बेकरी इंडस्ट्री के अंदर इंटर्नशिप्स की होंगी। तो यहाँ पे हमने किन किन चीजों को देखना है जी, फ्लेवर टाइप्स हैं जो फ्लेवरिंग की जाती है, एसेंस जिनको हम कहते हैं, कौन कौन से एसेंस हैं जो यूज किए जाते हैं, उन एसेंस की कंपोजिशन क्या होती है, उनको नेम क्या दिया जाता है, और वो किस चीज का
एसेंस आगे प्रोवाइड कर रहे होंगे। फ्लोर टाइप्स हैं कि बिस्किट बनाने के लिए कौन सा फ्लोर यूज किया जा रहा होता है, ब्रेड बनाने के लिए कौन सा यूज किया जा रहा होता है, रस बनाने के लिए कौन सा यूज किया जा रहा है। और अगर फ्रोजन बेकरी आइटम्स हैं, जैसे पिज्जा की डो है, फ्रोजन पिज्जा की, उस डो में क्या फर्क है, आपको आइडिया होगा अगर थोड़ा बहुत आप भी ग्रेजुएशन में पढ़ के आए हैं डेफिनेटली, कि सेम काइंड ऑफ फ्लोर इन सब आइटम्स के लिए यूज नहीं हो सकता। हर एक की लाइफ डिफरेंट है, हर एक की क्वालिटीज डिफरेंट है, हर एक का टेक्सचर डिफरेंट है। फ्लोर टाइप और उसमें मौजूद जिलेटिन प्रोटीन, ये डिसाइड करती है कि किसका टेक्सचर क्या होगा, किसकी लाइफ कितनी होगी। नेक्स्ट है जी लीवनिंग एजेंट्स। लीवनिंग एजेंट, लीव करने से ही वर्ड है कि जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कोई रोल प्ले करेगा और उसके बाद वो लीव कर जाता है, जिस तरह अमोनिया है। ऑल्दो पंजाब में अमोनिया का यूज बैन है, ठीक है, फूड अथॉरिटी ने ये बैन किया हुआ है, हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। लेकिन ज्यादातर, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ज्यादातर ऐसे एरियाज जहाँ पे छोटी बेकरीज होती हैं, लोग अमोनिया यूज करते हैं। इवन हायर इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, लेकिन लोअर इंडस्ट्रीज में वो की जाती है जो नॉन ट्रेसेबल होती है, जिसका ये आइडिया नहीं कि वो कहाँ से आ रही है। वो बैन इसलिए की गई थी क्योंकि वो नॉन ट्रेसेबल है, पता नहीं है कहाँ से आ रही है। अदरवाइज उस अमोनिया का इशू क्यों नहीं है, क्योंकि वो लीवनिंग एजेंट है। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग वो अपना रोल प्ले करेगा, उसके बाद वो लीव कर जाएगा। उसका इफेक्ट उस फूड के अंदर परमानेंटली नहीं रिटेन करता। तो कौन कौन से लीवनिंग एजेंट हैं, परमिसिबल कौन से हैं, बैन कौन से हैं, इन सारी चीजों को हमने इसमें देखना है। नेक्स्ट है जी बेकिंग प्रोसेस फॉर ब्रेड, केक्स, पेस्ट्रीज, क्वालिटी कंट्रोल इन बेक्ड गुड्स। के प्रोसेसिंग में क्या क्या डिफरेंस है इन हर एक फूड आइटम्स की, और क्वालिटी चेक्स यानी हैसअप एनालिसिस अगर हमने करना है तो हमें कौन कौन से यूटिलाइज करने पड़ेंगे। फिर जी फैट्स एंड ऑयल्स, बड़ा ब्रॉड टॉपिक है फैट्स एंड ऑयल। मेजर मेजर पोर्शन जो जहां से ज्यादा एग्जाम उठाया जाता है, ज्यादा पेपर का पोर्शन उठाया जाता है, उनको हमने कवर करना है। फैट्स के सोर्सेज क्या होते हैं, आप लोगों को आइडिया होगा। जब फैटी एसिड्स पढ़ते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड जो हैं वो मेनली एनिमल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, और अनसैचुरेटेड जो है वो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं। सैचुरेटेड को सैचुरेटेड क्यों कहा जाता है, अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड क्यों कहा जाता है, इनकी अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं तो क्यों कर रही हैं, क्या रीजन है उनके पीछे, हमारी फूड में कौन कौन से मेन सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, और उनका आगे बॉडी में रोल क्या है। आप आप लोगों ने माइट भी पढ़ा हो, मुझे तो नहीं याद पड़ता कि बीएस में कहीं ये पढ़ाया जाता है, लेकिन फिर भी अगर किसी टीचर ने आप लोगों को बताया हुआ हो कि फैटी एसिड भी अमाइनो एसिड्स की तरह दो ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल, उस क्लासिफिकेशन को भी हम टच करेंगे कि एसेंशियल कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन से हैं, बॉडी के अंदर यूटिलाइज किस तरह होते हैं ये। फिर है जी एक्सट्रैक्शन एंड रिफाइनिंग प्रोसेस। अब नॉर्मली हम पढ़ते हैं कि फैट जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं हो सकते, फैटी एसिड क्रिस्टलाइज नहीं होते। तो यहाँ एक्सट्रैक्शन और रिफाइनिंग प्रोसेस में हम पढ़ेंगे कि हमारे पास ऐसी टेक्निक्स अवेलेबल हैं जिनमें उनको क्रिस्टलाइज भी किया जाता है, उनको सेपरेट करने के लिए, कि किसी एक फैटी एसिड को किस तरह से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फिर है जी हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन क्या है, हाइड्रेशन क्या है, इनके डिफरेंसेस देखेंगे। अनसैचुरेटेड को किस तरह से सैचुरेटेड में कन्वर्ट किया जा सकता है बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजिनेशन या हाइड्रेशन, इसको यहाँ पे डिस्कस करना है हमने। फिर है जी एप्लीकेशन इन फूड हेल्थ कंसिडरेशन। अब ये दो चीजें जो हैं, किस रेफरेंस से हमने यहाँ पे कवर करनी है, कि फैट्स एंड ऑयल को फूड प्रोसेसिंग के अंदर कहाँ कहाँ पे अप्लाई किया जाता है। जिस तरह बेकरी इंडस्ट्री है उसमें डेफिनेटली दोनों यूज होते हैं, फैट्स भी है, ऑयल्स भी हैं। फिर इसी तरह आइसक्रीम इंडस्ट्री में खासतौर पे जो फ्रोजन डेजर्ट्स हैं उनमें यूटिलाइज किया जाता है। फिर हेल्थ एस्पेक्ट्स क्या हैं इनके, हेल्दियर कौन से हैं, किन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो हार्मफुल होती है बॉडी के लिए, फेमिलियल कोलेस्ट्रोलीमिया कौन से कॉज करवाएंगे, मेटाबॉलिक कोलेस्ट्रोलीमिया कौन से कॉज करवाएंगे, इन सारी चीजों को हम हेल्थ कंसिडरेशन में देखेंगे। फिर है जी सीरियल टेक्नोलॉजी। सीरियल टेक्नोलॉजी में उनकी वैरायटी में से इतना पोर्शन नहीं उठाया जाता जितना जनरलाइज स्ट्रक्चर में से उठाया जाता है। मसलन किस सीरियल क्रॉप का जो ग्रेन है, या जिसे आप कर्नल कहते हैं, कर्नल में एम्ब्रियो पोर्शन कितना है, ब्राउन पोर्शन कितना है, फूड पोर्शन कितनी है, उनकी परसेंटेजेस में से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं। तो उन चीजों को हमने यहाँ पे कवर करना है। फिर उनके मिलिंग प्रोसेसेस क्या हैं, फ्लोर टाइप्स क्या क्या हैं, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, ये बेसिकली न्यूट्रिशन से रेलिवेंट है।
इसको हम ज्यादा डिटेल में कवर नहीं कर पाएंगे, और इसको ज्यादा डिटेल से कवर करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रिशन से रेलिवेंट पर्टिकुलरली जो डाइटिशियन और न्यूट्रिशन का पोर्शन है उसमें से कम पोर्शन उठाया जाता है, और मोस्टली तो आता भी नहीं है। लेकिन बहरहाल हम इसको टच लाजमी करेंगे। फिर है जी पास्ता प्रोडक्शन। ये एक टेक्निक जो है हमने यहाँ पे कवर करनी है कि सीरियल्स को किस तरह से आगे यूटिलाइज किया जाता है। और फिर एज सच जिस तरह बाकी सारी टेक्नोलॉजीज में हमने क्वालिटी कंट्रोल एस्पेक्ट्स पढ़े हैं, यहाँ भी डेफिनेटली डिस्कस करेंगे। फिर है जी फूड पैकेजिंग। फूड पैकेजिंग जितना इग्नोर्ड टॉपिक है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। फूड पैकेजिंग और फूड लेबलिंग, ये दोनों चीजें, इनको मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा। पंजाब फूड अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर ही ना पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन की फाइल पड़ी हुई है, जो रीसेंट रेगुलेशन है। पुरानी तो डेफिनेटली पड़ी हुई है, जो 2018 में आई थी। 2020 वाली अभी तक नहीं है ऑनलाइन अवेलेबल, लेकिन बहरहाल हमारे पास है, वो आपको प्रोवाइड भी कर दी जाएंगी। उनमें से आपने फूड पैकेजिंग और फूड लेबलिंग वाला पोर्शन लाजमी पढ़ना है, कि पैकेजिंग में क्या क्या मटेरियल यूज किया जा सकता है, पैकेजिंग के क्या मेरा पैरामीटर्स हैं, उनके आगे रोल क्या है, प्रोटेक्शन, प्रिजर्वेशन, मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप किस हद तक पैकेजिंग को यूज कर सकते हैं और क्या चीजें आप नहीं यूज कर सकते। हर चीज अलाउ नहीं है, चीजों के पेटेंट होते हैं। जिस तरह स्प्रिंगले है, स्प्रिंगले की पानी की बोतल आप लेते हैं तो आपको नजर आता है उसके ऊपर माउंटेन शेप बनी हुई है, कोई और बंदा नहीं लगा सकता, क्योंकि उन्हीं के पास पेटेंट है इस चीज का। इसी तरह आप हर फूड पैकेजिंग के ऊपर अपनी मर्जी की डिजाइनिंग नहीं कर सकते, इसके लॉज हैं। जिस तरह एप्पल की, अगर मैं एप्पल फ्लेवर जूस बना रहा हूँ तो एप्पल की फोटो नहीं लगा सकता उसके ऊपर। तो ये लॉज क्या हैं, क्या इनके हवाले से रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्या एसओपीज हैं, उन सारी चीजों को हमने यहाँ पे कवर करना है। टाइप्स ऑफ पैकेजिंग है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड है, एक्टिव है। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन। इन्वायरमेंटल कंसिडरेशन पे पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा खैर काम नहीं हुआ, लेकिन लेटर ऑन अब थोड़ा सा डेवलपमेंट होना शुरू हुई है। और जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे यूरोप है, यूरोप में अभी आजकल ये बड़ा रिसेंट ही थोड़े दिन पहले की ही बात है, उन्होंने लॉन्च किया है इको लेबलिंग। इको लेबलिंग में जो गवर्नमेंट है यूरोपियन कंट्रीज की, उन्होंने ये कहा है जी हम जो लेबल फूड के ऊपर लगाएंगे उसके ऊपर उसकी सारी ट्रेसेबिलिटी होगी। ट्रेसेबिलिटी मीन कि फूड जब प्रोसेस्ड नहीं थी, जब वो क्रॉप थी, तो वो किस तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो हुई, उसको कौन कौन सी फर्टिलाइजर यूज करवाते रहे हम, ऑर्गेनिक थी, इनऑर्गेनिक थी, सप्लाई चेन किस तरह की थी, स्टोर कहाँ पे की जाती रही है, ताकि जब कंज्यूमर तक पहुंचे तो उसको सिर्फ उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू का ना पता हो, उसको उसके इन्वायरमेंटल वैल्यू का भी आइडिया हो कि ये किस किस प्रोसेस से गुजर के आई है और किस तरह से अब आगे मॉडिफाई होके मेरे पास अवेलेबल है। फिर है जी फूड लॉज एंड रेगुलेशंस। फूड लॉज एंड रेगुलेशन को जनरली तो हम इन सबको टच करेंगे जो मैंने लिखा हुआ है, जैसे इंट्रोडक्शन टू हैसप है, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस है, फूड लेबलिंग रेगुलेशन है, कंज्यूमर अवेयरनेस, करंट फूड सेफ्टी इश्यूज। कंज्यूमर अवेयरनेस और करंट फूड सेफ्टी इशू ये तो जनरल टॉपिक है, लेकिन जो पहली तीन टर्म्स लिखी हैं मैंने, हैसप, कॉडेक्स एलिमेंटेरियस, फूड लेबलिंग रेगुलेशन। कॉडेक्स एलिमेंटेरियस तो पूरा एनसाइक्लोपीडिया है जो वर्ल्ड वाइड फॉलो किया जाता है फूड की रेगुलेशंस के हवाले से। पंजाब फूड अथॉरिटी की जो रेगुलेशंस हैं वो भी यहीं से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, अब तो इवन हार्मोनाइज फॉलो की जाती हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस की। फूड लेबलिंग रेगुलेशन, ये हम पंजाब प्योर फूड रेगुलेशन में ही चैप्टर मौजूद है फूड लेबलिंग के हवाले से, उसी चैप्टर को हमने यहाँ पे कवर करना है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि फूड पैकिंग और फूड लेबलिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पर्टिकुलरली मैं इनको जो है ना कवर करवा रहा हूँ रेगुलेशंस के हवाले से, कि जो हमारा लॉ है फूड अथॉरिटी का या रेगुलेशन है वो क्या कहती है, क्योंकि ज्यादा पोर्शन वहीं से उठाया जाएगा। जी, ये हमारे पास सारी डिटेल है, ये सारे टॉपिक्स हैं जिनको हमने कवर करना है। ठीक है। सेशन के हवाले से सर ने आपको गाइड किया है पहले भी कि कितने दिन का सेशन होगा, किस तरह से चल रहा होगा। इनमें से कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैं 1 आवर के लेक्चर में कवर कर रहा हूँ, कुछ माइट भी ऐसे हो जिनको 1 आवर से टाइम ज्यादा रिक्वायर्ड हो, तो उनको फिर हम 2 डे पे रख लेंगे, एक दिन 1 घंटे का लेक्चर, सेकंड दूसरे दिन दूसरे घंटे का लेक्चर। बाकी जो स्कीम ऑफ स्टडी है वो सर आपसे शेयर करेंगे कि वीक में कितने दिन क्लासेस होंगी, कितने दिन आपको सेल्फ स्टडी के लिए दिए जाएंगे, कब आपका टेस्ट लिया जाएगा, कैसे उनको एनालाइज किया जाएगा। इसके हवाले अलावा भी मैं आपको कुछ लिंक्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ एमसीक्यूज की फॉर्म में बने हुए हैंडआउट्स वो भी प्रोवाइड कर दूंगा फॉर प्रैक्टिस। ठीक है जी।
अस्सलाम वालेकुम जी। स्टार्ट करते हैं हम। आज एक टॉपिक हम कवर करेंगे, एक इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा पोर्शन हमने कवर करना है उस लेक्चर का। कंप्लीट लेक्चर तो अभी कवर नहीं होगा, लेकिन कुछ पोर्शन हम उसका कवर करेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी के हवाले से। माइक्रोबायोलॉजी बाय डेफिनेशन आप लोगों को आइडिया होगा कि ऐसे इंडिविजुअल्स को स्टडी करना जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोप जिसके लिए यूज करनी पड़ती है, उसी की स्टडी क्या होगी। अब हम करेंगे किस सेंस में ये बात कह रहा हूं मैं, फूड के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। जब वर्ड इंपॉर्टेंस यूज किया जाता है ना, उसमें दो चीजें आ जाती हैं। अगर किसी चीज का किसी एक खास फिनोमिना में बेनिफिट है, वो भी काउंट होगी। और अगर किसी माइक्रोब का किसी एक खास फिनोमिना में नुकसान है, वो भी काउंट होगी। यानी बेनिफिशियल माइक्रोब्स भी कवर करने पड़ेंगे हमें, और लोजेस भी कवर करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ स्टार्ट करते हैं हम। कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रोब्स गिवन हैं, उनके गई हुई हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, आपको आइडिया ये होना चाहिए कि किस फूड आइटम की प्रोसेसिंग के अंदर कौन सा माइक्रोब यूज किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे अगर मैंने 20 पॉइंट या 25 पॉइंट बनाए हुए हैं, तो ये 20 या 25 जो है, ये तो स्ट्रेट एमसीक्यूज है ना। मतलब जो आगे मैंने प्रोडक्ट लिखी हुई है, उसकी जो डिटेल लिखी हुई है, उसमें कौन सा इंडिविजुअल यूज किया जा रहा है, ये स्ट्रेट एमसीक्यू है। एज इट इज ही आएगा आपको कि फलां चीज की प्रोडक्शन के अंदर कौन सा इंडिविजुअल यूज किया जाता है। स्टार्ट करते हैं जी। कुछ इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। मैं आप में से भी कुछ लोगों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे डिमांड करूंगा, क्योंकि टू वे लर्निंग जो है वो ज्यादा बेहतर एक तरीकेकार होता है, बजाय कि मैं एक साइड से डिक्टेट करता जाऊं। आप में से कोई बच्चा मुझे ये बताना चाहे कि किन बैक्टीरिया को लैक्टोबैसिलस कहा जाता है, तो वो प्लीज हैंड रेज कर सकता है। एनीवन? नोबडी? लैक्टो का वर्ड लैक्टिक एसिड से है, और बैसिलस रॉडशे बैक्टीरिया को कहा जाता है। मतलब ऐसे बैक्टीरिया जिन्होंने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करनी है, या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के अंदर रोल प्ले करना है, उन्हें हम क्या कहते हैं, लैक्टोबैसिलस। जैसे योगर्ट, चीज, पिकल, सावरक्रॉट, किमची और सावरडो, इनकी प्रोसेसिंग के अंदर लैक्टोबैसिलस की डिफरेंट स्पीशीज जो है उनको यूज किया जाता है। यहाँ पे योगर्ट, चीज, पिकल, ये वर्ड आपके रूटीन के हैं। जो तीन वर्ड न्यू हैं या रूटीन में यूज होने वाले नहीं है, सावरक्रॉट, किमची और सावरडो। सावरक्रॉट और किमची ये दोनों ही फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं कैबेज की, जिसमें लैक्टोबैसिलस के थ्रू उनको फर्मेंट करवा के कैनिंग की जाती है उनकी, और फॉर लॉन्ग टर्म उनको स्टोर किया जाता है। उनकी लाइफ भी जो है, क्योंकि इसलिए ज्यादा होती है। आप लोगों को आइडिया होगा कि जो पिकल होता है, अचार होता है, वो जल्दी खराब नहीं होता। खास तौर पे अगर वो ऑयल के अंदर डिप है, जो उसका ऑयल होता है, तो वो खराब नहीं होता। कोई बैक्टीरिया दूसरा उसको स्पॉइल नहीं कर पाता। उसकी वजह क्या है? क्योंकि लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के थ्रू वहां पे लैक्टिक एसिड बना हुआ है, जिसने पीएच को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप पीएच पे ज्यादातर बैक्टीरिया या माइक्रोब सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए कोई माइक्रोब वहां पे सरवाइव नहीं करेगा। देखिए, स्पॉइलेज के अंदर माइक्रोब का जो रोल है, उस हवाले से आपने ये बात याद रखनी है कि एक स्टेटमेंट आप लोगों ने पढ़ी होगी। रिडोल्फ विर्चु एक साइंटिस्ट था, उसकी आप लोग छोटी क्लास में पढ़ के आए हो, ओमनी सेलुला ई सेलुला। कि अगर पहले से कोई सेल मौजूद नहीं है, तो नया सेल
नहीं बन सकता। तो लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, फूड की प्रोडक्शन भी करवा रहा है और फूड को प्रिजर्व भी कर रहा है। ठीक है। प्रिजर्व कैसे कर रहा है, पीएच को फॉल करके, ताकि कोई नया सेल जो है वहां पे ग्रो ना कर सके। क्लियर है, ये बात मेरी समझ आई है आप सबको? जी सर, आप क्लियर है लोग, सर, प्लीज कंटिन्यू करें सर प्लीज। जी नेक्स्ट आ जाता है जी ल्यूकोनोस्टॉक स्पीशीज। ल्यूकोनोस्टॉक स्पीशी साइडर फॉर्मेशन में और फर्मेंटेड वेजिटेबल्स और सॉसेजेस वगैरह को बनाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। अब ल्यूकोनोस्टॉक कहा किनको जाता है, एनी आइडिया? कौन सा जीनस है ये बैक्टीरिया का जिनको हम कहते हैं कि जी ये ल्यूकोनोस्टॉक है? जी आइडिया है किसी को? कोई बताना चाहे यहाँ पे तो वो इंफॉर्मेशन ऐड कर सकता है। नोस्टॉक वर्ड जो है ये बैक्टीरिया की एक खास क्लास के लिए यूज होता है, जिन्हें हम ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते हैं। ये भी एक एमसीक्यू है कि ब्लू ग्रीन एल्जी जो है वो प्रोकैरियोट हैं या यूकैरियोट है, क्योंकि एल्जी जनरली यूकैरियोट है, पूरे का पूरा किंगडम ही यूकैरियोट है, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्जी ये प्रोकैरियोट है, नहीं होते। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। जी ठीक जी सर, यू आर ऑडिबल सर, प्लीज कंटिन्यू। है जी। अच्छा जी, ल्यूको का वर्ड जो है हम यूज करते हैं वाइट, ल्यूकोसाइट्स आप बॉडी में पड़ते हैं, वाइट ब्लड सेल। तो इनको ल्यूको का वर्ड वाइट इसलिए यूज किया गया क्योंकि इनकी कॉलोनीज जो हैं वो किस तरह की होती हैं, वाइट कलर की। और नोस्टॉक वर्ड नेजल से है, कि जिस तरह म्यूकस की ग्रोथ होती है, म्यूकस की अपीयरेंस होती है नेजल म्यूकस की, अगर इनकी कॉलोनी ग्रो हुई हो तो वो उस तरह की नजर आती है आपको। अब अगेन ये भी फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल और सॉसेजेस। सॉसेजेस किन्हें कहते हैं? जो हम रूटीन लाइफ में सॉस जिनको कहते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही। सॉसेजेस जो नेचुरल सॉसेजेस हैं कि किसी एनिमल की इंटेस्टाइन होगी, उसको फिल किया गया होगा मीट से और उसको फिर फर्मेंट करवाया गया होगा, अनकुक्ड ही वो कंज्यूम की जाती हैं, जैसे हॉट डॉग वगैरह हैं। उन्हीं को क्या कहा जाता है, नेम दिया जाता है किस चीज का, सॉसेजेस का। तो इनकी फॉर्मेशन के अंदर ये रोल प्ले करेंगी। फिर आ जाते हैं जी पेडियोकोकस। कॉकस स्पीशीज पूरा ग्रुप है। कौन सी गो सॉरी कौन सी स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की जिनको कोकाई कहा जाता है या कोकस कहा जाता है? जी, कोकाई जनरली आप याद रखिएगा, जिस भी बैक्टीरिया के नेम के एंड में कोकस आ जाए, जैसे स्टेफाइलोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, ठीक है, उनकी शेप जो होती है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है। पेडियोकोकस जो स्पीशी है ये भी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन करती है। इनको होमो फर्मेंटेटिव लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहा जाता है, कि लैक्टिक एसिड की तरह की फर्मेंटेशन कर रही होती है, और कार्बोहाइड्रेट्स को डेफिनेटली इसने कन्वर्ट करना होता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, और लैक्टिक एसिड उनसे बनवाना होता है। किन किन फूड की प्रोडक्शन के अंदर ये रोल प्ले कर रही है? सॉसेजेस हैं, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स हैं, अगेन मतलब सिमिलर ही एग्जांपल हैं। डिफरेंस किस चीज का है कि ल्यूकोनोस्टॉक भी यूज हो रही हैं, ये भी यूज हो रही हैं। याद रखिएगा, अगर एक ही तरह के रिएक्शंस में दो डिफरेंट स्पीशीज इन्वॉल्व होती हैं तो फिर किसी ना किसी एक पर्टिकुलर करेक्टर का डिफरेंस आ जाता है। जैसे पेडियोकोकस जो है करते तो हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लेकिन इनका खास करेक्टर ये है कि ये गैस प्रोडक्शन नहीं होने देते। ठीक है, तो गैस प्रोडक्शन अगर हमने फूड में अवॉइड करनी हो
तो हम पेडियोकोकस को यूज कर रहे होते हैं। फिर आ जाते हैं एसिटोबैक्टर। एसिटो वर्ड एसिटिक एसिड से डिराइव्ड है, कि जिन्होंने एसिटिक एसिड की फर्मेंटेशन करनी है, और एसिटिक एसिड की बड़ी वेल नाउन एग्जांपल है विनेगर प्रोडक्शन, या कंबूचा कॉफी, ठीक है, उसकी एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन करवा के यूटिलाइज की जाती है। ये दो प्रोमिनेंट एग्जांपल होंगी एसिटोबैक्टर, जहां पे यूज किए जाते हैं फर्मेंटेशन के लिए, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन इन्होंने करवानी है। नेक्स्ट आ जाता है जी जाइमोमोनास मोबिलिस। जी, जाइमोमोनास मोबिलिस, ये किन्हें कहा जाता है जी? रॉड शेप ये बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम नेगेटिव हैं, और मोबिलिस कहा गया है तो इसका मतलब है मोबाइल हैं, मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इस हवाले से भी एक एमसीक्यू नोट कर लीजिएगा कि जो कोकाई होते हैं, कोकाई कभी भी मूव नहीं कर सकते। जितने भी बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके नेम के साथ फोकस लिखा हुआ होगा, याद रखिएगा कि ना तो उनके पास फ्लैजिला होता है, ना कोई ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हो। जिनके नेम के एंड पे बेसिलस आ जाए, ठीक है, उनके हवाले से याद रखिएगा कि उनकी शेप रॉड शेप होती है और उनके पास फ्लैजिला मोस्टली एग्जिस्ट करता है, वो मूव कर सकते हैं। इसी तरह जो ऐसे बैक्टीरिया होंगे जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, वो भी यूज किए जा सकते हैं, वो मूव भी कर सकते हैं। सिर्फ एक ग्रुप ऐसा पर्टिकुलर है जो मोटाइल नहीं है, वो कोकाई का है। अब आते हैं जी इनको जाइमोमोनास को डिस्कस करते हैं। जाइमोमोनास का बेसिकली पॉजिटिव रोल नहीं है, नेगेटिव रोल है बियर के अंदर। बियर की प्रोडक्शन जहां पे की जा रही होती है, वहां जाइमोमोनास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और हम सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया यूज करते हैं, यानी कि ऐसी फंजाई यूज करते हैं जिसने रोल प्ले करना होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर। जाइमोमोनास क्या करते हैं, बियर को कंटेमिनेट करके डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसका टेस्ट खराब कर देते हैं, यानी इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो पॉजिटिव इंपॉर्टेंस नहीं है, नेगेटिव इंपॉर्टेंस है। याद रहेगी ये बात। मुझे कोई बच्चा बताना चाहेगा कि फंजाई और यीस्ट में क्या फर्क होता है? क्योंकि यहाँ पे मैंने सैक्रोमाइसिस सेरिविसिया वर्ड यूज किया है, बल्कि मोल्ड और यीस्ट में क्या फर्क होता है? एनीवन? अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं ब्रेवी बैक्टीरियम लिनन्स। और लिनन्स जो वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, ये जो हम नॉर्मली रूटीन में वर्ड लिनन का कपड़ा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि उस तरह की अपीयरेंस होती है इनकी कॉलोनी की, इस वजह से इनको लिनन्स कहा जाता है। और स्मीयर राइपेंड चीज बनाते हैं। स्मीयर राइपेंड चीज मतलब क्या है, कि अगर इनको हम चीज के अंदर ऐड करते हैं, चीज की प्रोसेसिंग के अंदर, तो उस चीज के ऊपर ऑरेंज या रेड कलर के स्पेसिफिक डॉट्स बने हुए नजर आते हैं, जो एक खास तरह का चीज का टेक्सचर बनाते हैं। ठीक है, उनका अरोमा भी मॉडिफाई करते हैं, उनका फ्लेवर भी मॉडिफाई करते हैं। इन्हें हम नेम देते हैं ब्रेवी बैक्टीरियम लिनन्स, यानी स्मीयर राइपेंड चीज। फिर उसके बाद आ जाते हैं स्टेफाइलोकोकस। कोकस अगेन स्फेरिकल, स्टेफाइलो कहते हैं क्लस्टर को। ऐसे बैक्टीरिया जो ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर बनाए और स्फेरिकल इन शेप हो, उन्हें क्या कहा जाता है? स्टेफाइलोकोकस। सलामी डेवलपमेंट के अंदर, यानी सलामी आपको आइडिया होगा मीट के हवाले से है डिश, और फ्लेवर डेवलपमेंट के अंदर ये रोल प्ले करते हैं, मीट के फ्लेवर डेवलपमेंट के अंदर। फिर है जी लैक्टोबैसिलस स्पीशीज, अगेन जो फर्मेंटेशन के अंदर रोल प्ले करती हैं। खास तौर पे दो बैक्टीरिया आप लोगों ने याद रखने हैं, लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये योगर्ट के हवाले से, और ये बड़ा रिपीटेड एमसीक्यू है, अक्सर ही पूछा जाता है, लैक्टोबैसिलस बुल्गैरिकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, कि योगर्ट की प्रोडक्शन के अंदर कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं। और दोनों डिफरेंट ग्रुप्स के हैं, लैक्टोबैसिलस अलहदा ग्रुप का है, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस अलहदा ग्रुप का है। फिर पेडियोकोकस की अगेन यहाँ पे मेंशन है, सलामी के अंदर डेवलपमेंट, वो ऑलरेडी भी हमने डिस्कस कर लिया है। माइक्रोकोकस स्पीशीज चीज रिंड बनाने में डेवलपमेंट में रोल प्ले करती। चीज रिंड क्या होता है? अगर चीज की प्रोसेसिंग के अंदर इनको माइक्रोकोकस स्पीशीज को यूज किया जाए, तो ये चीज के ऊपर एक एडिबल लेयर बना देते हैं खुद ही। मतलब आपको ऐसा लगता है कि चीज को पैक किया गया हुआ है, उसके ऊपर लेयर बनाई गई है, लेकिन वो बैक्टीरिया बनवाते हैं और वो एडिबल होती है, वो खाई जा सकती है। उसे चीज रिंड कहा जाता है। और इनको माइक्रोकोकस क्यों कहा गया? होते तो ये भी स्फेरिकल हैं, लेकिन साइज में रिलेटिवली ज्यादा माइन्यूट होते हैं। फिर आ जाते हैं जी यीस्ट एंड फंजाई। देखिए, फंजाई पूरे के पूरे किंगडम का नेम है।
आगे अगर उनको डिवाइड किया जाए तो चार उनके ग्रुप्स होते हैं। जाइगोमाइसीट्स सबसे पहला ग्रुप, फिर बेसिडियोमाइसीट्स और एस्कोमाइसीट्स, ये तीन प्रोमिनेंट ग्रुप हैं। और इनमें से सबसे लार्ज ग्रुप जो है वो एस्कोमाइसीट वाला है, जिसमें से ज्यादातर मेंबर जो हैं वो इनके साथ रिलेट कर रहे होते हैं। एस्कोमाइसीट्स के काफी सारे मेंबर एक चौथे ग्रुप्स के अंदर रखे गए थे पहले, जिसे कहा जाता था ड्यूटीरोमाइसीट्स। आप सबने वही पढ़ा होगा, हमने भी वही पढ़ा था। लेकिन अब वो ड्यूटीरोमाइसीट ग्रुप जो है न्यू टेक्सोनोमी के अकॉर्डिंग खत्म कर दिया गया है। अब तीन ही ग्रुप हैं, एस्कोमाइसीट, बेसिडियोमाइसीट एंड जाइगोमाइसीट्स। यीस्ट और मोल्ड, इन तीनों ग्रुप्स पे अप्लाई होने वाले वर्ड हैं ये। यीस्ट उस फंजाई को कहा जाता है जो यूनिसेलुलर है, और मोल्ड उस फंजाई को कहा जाता है जो मल्टीसेलुलर है। यानी यीस्ट के अंदर जितनी स्पीशीज यहाँ मैंने लिखी हैं, आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि अगर वो यीस्ट है तो कोई भी पूछ ले वो यूनिसेलुलर ही होगी। किसी भी एमसीक्यू में किसी भी इस इंडिविजुअल के हवाले से पूछ लिया जाता है कि वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, तो डेफिनेटली यूनिसेलुलर। और मोल्ड के हवाले से मोल्ड की किसी भी स्पीशी का पूछ लिया जाए तो वो क्या होगी, मल्टीसेलुलर होगी। सेकेंड डिफरेंस, फंजाई की जो बॉडी होती है उसे कहा जाता है माइसीलियम। सॉरी, माइसीलियम किससे बनी होती है? अगर तो मोल्ड है तो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनती है, धागे की तरह का स्ट्रक्चर, उसे हाइफी कहा जाता है। और अगर यीस्ट है तो उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो है यूनिसेलुलर। ठीक है। माइसीलियम वर्ड माइकस से लिया गया है, माइकस कहते हैं फंगस को। इसी बेस पे स्टडी ऑफ फंजाई कहलाती है माइकोलॉजी, और पर्सन हु इज स्टडिंग माइकोलॉजी इज कॉल्ड माइकोलॉजिस्ट। लेकिन ये हमारे पास थोड़ा सा बैकग्राउंड आ गया फंजाई का। अब स्टार्ट करते हैं यीस्ट के हवाले से। सैक्रोमाइसीस सेरिविसिया कहाँ पे रोल प्ले कर रहा होगा? बड़ी ही प्रोमिनेंट स्पीशी है, मैट्रिक लेवल से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं इसको। सैक्रोमाइसीस सेरिविसिया, सेक्चारॉन शुगर को कहा जाता है, माइकस फंजाई को कहा जाता है। यानी इन अदर वर्ड सैक्रोमाइसीस सेरिविसिया का मतलब क्या बनता है? शुगर वाली फंगस। और सेरिविसिया वर्ड सीरियल से लिया गया है कि सीरियल ग्रेन्स के ऊपर ये अप्लाई की जाती है, उनकी ये फर्मेंटेशन करवाती है, उनको ब्रेक डाउन करवाती है। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करेगी, यानी जिस भी ग्रेन में एक्ट कर रही होगी उसको तोड़ेगी, उसके कार्ब्स को तोड़ के इथानॉल बनवाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड बनाएगी विद द रिमूवल ऑफ इथानॉल। अब इसको दो तरह से अप्लाई किया जाता है। जैसे ब्रेड है, तो ब्रेड इंडस्ट्री के अंदर इथानॉल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही लीवनिंग एजेंट है। ब्रेड का जो डो बनता है, आटा जिसे हम कहते हैं, उसमें जब यीस्ट अप्लाई करके थोड़ी देर के लिए छोड़ी जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से और इथानॉल लिक्विड वोलाटाइल लिक्विड होने की वजह से दोनों एवेपोरेट कर जाते हैं, जिसकी वजह से ब्रेड में एक खास टेक्सचर बना हुआ आप लोगों को नजर आता है, जिसमें पोर्स होते हैं। ये डो का वॉल्यूम राइज करने के लिए होता है, वो पोर इसी की वजह से बनते हैं। फिर है बियर, वाइन एंड सेक। इनके अंदर इथानॉल को अवेपोरेट नहीं होने दिया जाता, यानी जिस लिड के अंदर, जिस वेसल के अंदर आप फर्मेंटेशन करवाते हैं उसको कवर करके रखते हैं, क्योंकि उसी इथानॉल ने लेटर ऑन यूज होना है। फिर है जी सैक्रोमाइसिस, कार्ल्सब्रेगेंसिस। ये भी सैक्रोमाइसीज की ही एक स्पीशी है, जिसको स्पेसिफिकली यूज किया जाता है बियर के अंदर। कार्ल्सबर्ग बेसिकली एक कंपनी का नेम है, बियर कंपनी ही थी सबसे पहले जहां से ये वाली स्पीशी आइसोलेट की गई, उसी के रेफरेंस से इसको कार्लबर्गेंसिस कह दिया गया। फिर है जी सैक्रोमाइसिस पेस्टोरियनस। लेगर बियर बनाने के अंदर ये यूटिलाइज की जाती है। जब हम बेवरेज टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि लेगर बियर जो है ये कौन सी बियर होती है, और उसके अंदर ही खास तौर पे इसको यूटिलाइज क्यों किया जाता है। नेक्स्ट है कैंडिडा स्पीशीज। कैंडिडा वर्ड जो है पर्टिकुलरली एंडोस्पोर्स से के हवाले से है, कि ऐसी स्पीशीज हैं जो स्पोर्स भी बनाती हैं। कैंडिडा का वैसे लिटरल मीनिंग होता है वाइट, और एक बड़ी प्रोमिनेंट एक स्पीशी है, आप लोग नोट लाजमी कीजिएगा, कैंडिडा एल्बिकेंस। ये मैं अभी नोट इसलिए करवा रहा हूँ, वैसे तो ये आगे चल के मैं डिजीज में भी पढ़ाऊंगा। कैंडिडा एल्बिकेंस, कैंडिडा का मतलब भी वाइट है, एल्बिका का मतलब भी वाइट होता है। ये
इन्फेक्शन कॉज करती हैं, ओरल इन्फेक्शन, जिसकी वजह से टंग, आपकी ओरल कैविटी, ये सारी इनके ऊपर हो जाती है, और उस डिजीज को कहा जाता है कैंडिडियासिस। अब इसका फूड में कहाँ पे रोल है? जाहिर है कैंडिडा एल्बिकेंस का नहीं है, अदर कैंडिडा स्पीशीज हैं। ब्रेड वाइन इंडस्ट्री, इनके अंदर यूज की जाती है। कब यूज की जाती है? एजिंग या राइपनिंग के प्रोसेस के अंदर। एजिंग आपको आइडिया है कि जब एक चीज डेवलप हो जाती है, उसको एक स्पेसिफिक टाइम तक स्टोर किया जाता है फॉर द सेक ऑफ पर्टिकुलर अरोमा डेवलपमेंट, कि पर्टिकुलर अरोमा उसका डेवलप हो जाए, पर्टिकुलर टेस्ट डेवलप हो जाए, उसके लिए हम उसके अंदर क्या चीज ऐड करवाते हैं? कैंडिडा स्पीशीज को ऐड करते हैं ताकि वो उनको आगे कंप्लीट करवा रहे हो। नेक्स्ट है जी ब्रेटेनोमाइसिस ब्रक्सलेंसिस। ब्रेटेनो वर्ड और ब्रक्सल वर्ड दोनों ही प्लेसेस के नेम से हैं, डिस्कवरी के हवाले से हैं, जहां पे ये डिस्कवर हुए। कंट्रीब्यूट टू द यूनिक फ्लेवर इन सर्टन टाइप ऑफ बियर एंड वाइन। ज्यादा प्रोमिनेंटली यूज नहीं किया जाता, इसीलिए इसको नेम ही क्या दिया गया हुआ? ब्रेटेनोमाइसिस। और ब्रुक्सेल्स जो वर्ड है ब्रसल्स से है, बेसिकली ब्रसल्स के अंदर ज्यादातर इसको यूज किया जाता है, इसी वजह से इसको ये नेम दिया गया। और इसका रिएक्शन भी सेम उसी तरह का होता है जिस तरह का आप लोगों को मैंने सैक्रोमाइसिस सेरेविसिया का बताया था, यानी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाएगा, इथानॉल बनवाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनवाएगा। वही सेम चीजें आपको इनके अंदर भी नजर आ रही होंगी। फिर है जी फंजाई की कुछ प्रोमिनेंट स्पीशीज। पेनिसिलियम। पेनिसिलियम कहा जाता है पेंट करने वाले ब्रश को, जिससे सबसे पहली प्रोडक्ट ऑब्टेन की गई एंटीबायोटिक पेंसिलिन। पेंसिलिन बड़ी कॉमन एग्जांपल है, इसलिए मैं यहीं पे कोट कर रहा हूं। इसकी अपनी शेप पेंट ब्रश लाइक थी, इसलिए पेंसिलियम कहा गया। उससे सबसे पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर की गई, जिसे पेंसिलिन कहते हैं। किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। ये तीनों एमसीक्यू हैं, ठीक है। और इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कहा जाता है, ये इसका कॉमन नेम है। याद रखिएगा कि पेनिसिलियम के हवाले से कहीं एमसीक्यू आता है तो जरूरी नहीं है पेनिसिलियम का वर्ड ही लिखा हुआ हो, इसको ब्लू ग्रीन मोल्ड भी कह सकते हैं, ठीक है। अब किस चीज के अंदर यूज की जाती है? कमेम्बरेट चीज के अंदर यूज किया जाता है इसको। अब इनको ही स्पेसिफिकली क्यों चीज किया जाता है? आप लोगों ने देखा होगा कि हम जो ये रॉकफोर्ट चीज या कैम्बेबरेट चीज के अंदर इसका मैंने यूजेज बताया, हम जो चीज मार्केट से लेकर आते हैं वो ऑफ वाइट कलर की होती है, उसके ऊपर आपको कोई लाइनिंग नजर नहीं आती। लेकिन अगर उसमें पेंसिलियम को ऐड किया गया हो तो पेंसिलियम क्या करती है? उसमें एक तो खास तरह का अरोमा डेवलप करवाती है, उसका फ्लेवर डेवलप करवाती है। सेकेंडली आपको उसके अंदर ब्लू या ग्रीन कलर की लाइनिंग हुई हुई नजर आती है, जो थ्रू आउट चलती है चीज के ब्लॉक के अंदर। तो उसका टेक्सचर डेवलप करने के अंदर और उसका अरोमा डेवलप करने के अंदर ये रोल प्ले करेगी। फिर जी एस्परजिलस। एस्पर कहते हैं रफ को, जिलस वर्ड गिल्स से है, कि इनकी बॉडी की जो टिप है वहां पे आपको गिल्स लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं और वो रफ होते हैं, इसलिए एस्परजिलस कहा गया। एक बड़ी प्रोमिनेंट डिजीज भी इनसे होती है जिससे एस्परजिलोसिस कहते हैं। टीबी लाइक, ये एक एमसीक्यू आता होता है कि टीबी लाइक डिजीज कॉज्ड बाय फंजाई इज, क्या है? एस्परजिलोसिस। किससे होती है? एस्परजिलस से। और एस्परजिलस की कौन सी स्पीशीज से? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस से, ठीक है। ये जो एमसीक्यू मैंने बताए हैं इनको नोट कर लीजिएगा। एस्परजिलोसिस कॉजिंग एजेंट एजेंट क्या है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। किसकी तरह की बीमारी है? टीबी की तरह की बीमारी है। कौन सा टीबी? जो न्यूमो ट्यूबरकुलोसिस है, क्योंकि टीबी ऐसी डिजीज है जो आपके हर ऑर्गन में हो सकती है। तो पर्टिकुलरली न्यूमो ट्यूबरकुलोसिस लाइक डिजीज जो है वो कौन कॉज कर रहा होता है? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। अच्छा जी, ब्लू चीज डेवलपमेंट के अंदर, यानी जिस तरह मैंने पेंसिलियम का बताया उस तरह ये भी रोल प्ले कर रहा होता है सोया सॉस डेवलपमेंट के अंदर। सोया प्लांट जो है, सोया बीन्स जिनको हम कहते हैं, उनसे डेवलप करवाई जाती है ये। अब पाकिस्तान के अंदर भी इसकी ग्रोथ जो है वो करवाई जा रही है पिछले चंद सालों से, लेकिन कोई लार्ज स्केल पे नहीं है। जिस तरह मटर का पी प्लांट होता है उस तरह का पौधा होता है छोटा सा, और वाइट कलर के उसके फ्लावर होते हैं, उसे हम कह रहे होते हैं जी सोया प्लांट। अब सोया प्लांट जो है
इसके ऊपर मटर की तरह के पोड्स लगते हैं, उनमें जो है वो सोयाबीन्स होते हैं। उनसे फिर आगे सोया सॉस डेवलप करवाने के लिए हम यूज कर रहे होते हैं क्या, यहाँ पे इस फंजाई को। फिर लिखा हुआ है मिसो, ये यहाँ पे दरमियान में स्पेस है। मीसो और जियोट्राइकम अलग अलग वर्ड है। मीसो डिश है, ठीक है, जो कि बेसिकली सोया सॉस से ही बनती है। सोया सॉस की बजाय वर्ड सोया पेस्ट हम कह लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो उतनी लिक्विड नहीं होती। सोया पेस्ट बनाया जाता है एस्परजिलस को यूज करते हुए, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, मिसो का नेम देते हैं। तो ये भी एमसीक्यू है। पेस्ट फॉर्म्ड बाय एस्परजिलस, also termed as soya paste, what is specific word for it, miso। फिर है जी जियोट्राइकम कैंडिडम। जियो का वर्ड डेफिनेटली मट्टी को, अर्थ को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। ट्राइका कहा जाता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर को, के फाइब्रस स्ट्रक्चर हैं इनके, थ्रेड लाइक हाइफी हैं, दिखने में अर्थ लाइक हैं। और कैंडिडा किसे कहते हैं, वाइट को। इन कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से इसे क्या कहा गया, जियोट्राइकम कैंडिडम। अब ये किस में रोल प्ले कर रही है, ब्राइट चीज बनाने के अंदर। यानी ये भी चीज को स्पेसिफिक कलर देगी, और उसको स्पेसिफिक अरोमा देगी, और स्पेसिफिक फ्लेवर प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट आ जाता है जी मोल्ड। मोल्ड किन्हें कहते हैं, मल्टी सेलुलर फंजाई को। अब मल्टी सेलुलर फंजाई में पहली एग्जांपल है एस्परजिलस फ्लेवस। आगे शुहेब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे कि टॉक्सिकोलॉजी ऐड क्यों नहीं की गई, तो टॉक्सिकोलॉजी से रेलिवेंट भी यहाँ पे एक एमसीक्यू मैं बताता चलूं। एस्परजिलस फ्लेवस, फ्लेवस कहते हैं येलो को, येलो कलर को, ठीक है। एस्परजिलस मतलब रफ स्किल, रफ गिल्स। तो एस्परजिलस फ्लेवस जो है, ये एक येलो कलर की फंजाई है जो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है जिसे हम कहते हैं एफ्लाटॉक्सिन्स। ये दो एमसीक्यू याद रखिएगा। टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई इज कॉल्ड माइकोटॉक्सिन्स। ये जनरल वर्ड है, माइकोटॉक्सिन्स, माइको फंजाई को कहते हैं। एंड टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय एस्परजिलस फ्लेवस इज कॉल्ड एफ्लाटॉक्सिन्स। एफ्ला वर्ड जो है, ए एफ एल ए, एफ्ला में ए जो है वो एस्परजिलस को इंडिकेट कर रहा है, एफ एल ए इंडिकेट कर रहा है उसकी स्पीशी को, फ्लेवस को। आप देखें फ्लेवस के स्टार्ट पे भी क्या आता है, एफ एल ए आता है। तो ये इन्हीं को कंबाइन करके एफ्लाटॉक्सिन्स का नेम दिया गया था। तो पर्टिकुलरली याद रखिएगा कि इसी स्पीशी से प्रोड्यूस हो रही है। और ये बड़ा कॉमन कंटेमिनेंट है फूड्स का हमारी। और कितना डेंजरस हो सकता है कि ये कार्सिनोजेंस भी हैं, कैंसर कॉजिंग है, जो कंटेमिनेट करता है ग्रेन्स को, नट्स को, इवन ड्राई फूड आइटम जो हैं जैसे एग्स हो जाते हैं उनको कर सकता है। और जो मॉइस्चर कंटेनिंग है जैसे मीट है उनको कर सकता है। लेकिन खास तौर पे जो ज्यादा अटैक है इसका, वो उन फूड्स के ऊपर है जिनका मिट्टी के साथ इंटरेक्शन ज्यादा है, जैसे ग्रेन्स हैं, नट्स हैं, ठीक है, एग्स हैं। इनको ज्यादा इफेक्ट कर रहा होता है। अगर ये कंटेमिनेटेड हो एफ्लाटॉक्सिन से तो ऑनवर्ड जो है प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। फिर है जी पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ब्लू चीज बनाने में, रॉकफोर्ट जगह का नेम है, उस हवाले से नेम दिया गया हुआ है इसको। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्लू चीज, ब्लू कलर उसको प्रोवाइड करने के लिए। जो पेनिसिलियम का हमने पहले भी पढ़ा था कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, क्योंकि इसके स्पोर किस कलर के होते हैं, ब्लू कलर के होते हैं। बल्कि एक एमसीक्यू यहाँ पे लिखिएगा कि प्रोडक्शन इन पेनिसिलियम इज अकर्ड बाय, स्पोर भी ऑप्शन में लिखिएगा और कोनिडिया भी लिखिएगा। आंसर इसका स्पोर नहीं होगा, कोनिडिया होगा। अब कोनिडिया और स्पोर में फर्क क्या होता है, दिखने में तो दोनों एक तरह के स्ट्रक्चर ही हैं, लेकिन अगर सेल लाइक, रेजिस्टेंट, डोरमेंट, ये डेफिनेशन है, सेल लाइक, रेजिस्टेंट, डोरमेंट। ये सर एक्सक्यूज मी स्ट्रक्चर सर। सैक के अंदर डेवलप हो। जी सर अब मुझे थोड़े से 10 मिनट जी देंगे। सर। ये तो हमारा लेक्चर वैसे, ये जब हमारा प्रॉपर सेशन स्टार्ट होगा तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। मुझे सिर्फ 10 मिनट चाहिए ताकि मैं जीके को जी थोड़ा जी सा बता सकूं बच्चों को, ताकि ये जो है ना बाद में परेशान ना होते रहे। जी जी, वाई नॉट सर,
आप कंटिन्यू तो करें ये जो प्लीज यहाँ से। हमारा सेशन जब स्टार्ट होगा ना इंशाल्लाह, उसमें मजीद ये पढ़ाना ही है हमने सारे का सारा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं बच्चों के फुटबॉल इलनेसेस जो है वो सर बताएंगे, जैसे अभी डिटेल में बता रहे हैं, बाकी भी सारी चीजें ऐसी ही होंगी। जी, तो थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ जीके पोर्शन। जीके जो पोर्शन होता है ना, बेसिकली ये एक बहुत बड़ा मतलब कि वास्ट एरिया है, लेकिन इसमें जो हम, क्योंकि 20% पोर्शन होता है, तो हमारा फोकस ये होता है कि हम उससे रिलेटेड जितना ज्यादा से ज्यादा वो पोर्शन पढ़ सकते हैं जिसमें पूछे जा सकते हैं, हमारे चांसेस हैं कि वहां से आएगा, तो वो हम पढ़ते हैं। क्योंकि इसका तो एक अलग सेशन होता है जो कि हमने डिटेल में पढ़ना होता है। तो वो तकरीबन जो है ना वो 2.5-3 माह का होता है सेशन। तो हमने जो है ना वो इसी के साथ साथ हमारे पास मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है ना वो 45 डेज हैं। तो उसमें कवर करना एक चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हमने उन चीज़ों को फोकस करना है कि जो हमसे पूछी जा सकती हैं। तो उसमें सबसे पहले जो है ना वो हमारा जो 2-3 चीज़ों पे जो है ना वो ज़्यादा फोकस होता है। फॉर एग्जाम्पल जो ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी के साथ साथ जो है ना वो जीके। जीके मीन्स के जो आपने देखा होगा वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। और ज्योग्राफी में क्या है, ज्योग्राफी में आपका जो है ना वो हम वर्ल्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, कुछ इसमें से जरूर क्वेश्चंस बनते हैं, फॉर एग्जांपल कैपिटल्स और करेंसीज इस तरह की चीजें। लेकिन हम जो वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, फॉर एग्जांपल जैसे ओशंस हैं, स्ट्रेट्स है या लेक्स हैं, इस तरह की चीजें, हम ना सिर्फ उनको पढ़ते हैं बल्कि उनका कंपैरिजन करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि आपको पढ़ना सिखाया जाए। कैसे पढ़ना सिखाया जाए, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। तो ये देखें, इस तरह की चीजें जैसे फॉर एग्जांपल आपको कलेक्ट करके दी जाती हैं, आप देखते हैं कि अच्छा हाईएस्ट ये है। और इसमें ना सिर्फ कलेक्ट करके दी जाती हैं बल्कि कैटेगोरिकली, फॉर एग्जांपल एशिया में लार्जेस्ट कौन सा है और अफ्रीका में कौन सा है, इसी तरह मतलब जो भी है ना वो कैटेगोरिकली जो है ना वो आपसे डिस्कस की जाएंगी। और उसकी मैं सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूंगा कि फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हैं ना लार्जेस्ट लेक की, तो लार्जेस्ट लेक आपको यहाँ पर जस्ट लार्जेस्ट लेक लिखा हुआ है। लेकिन लार्जेस्ट लेक वो कभी कहेगा फ्रेश वाटर लेक, कभी कहेगा साल्ट वाटर लेक। और हाईएस्ट पॉइंट वो अगर कहेगा, वो ये कहेगा हाईएस्ट पॉइंट जो है ना वो एशिया में कौन सा है, वो अफ्रीका में कौन सा है, ठीक है। इस तरह की वो बातें करेगा। तो वो जो हमें वो टेक्निक सीखनी है, हमें पढ़ना नहीं, हमें टेक्निक सीखनी है कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स जो है ना वो कैसे आ सकते हैं, कैसे आ सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है। उस हवाले से हमने इसे पढ़ना है। और उसके अलावा हमारे कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे होंगे जो कुछ हमने डिटेल में देखने हैं और आपको डिटेल में उसके नोट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये कुछ टॉपिक्स हमने कंपाइल किए हुए हैं और ये हर दफा ही पूछे जाते हैं, मीन्स कि आपको इसको क्रैम करना पड़ेगा। और ये पूछे जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो बेसिक कंसेप्ट होंगे वो हम देखेंगे कि किस तरह जो है ना वो हम उनको कवर कर सकते हैं। ये टोटल हमारे पास 44 टॉपिक्स हैं। ना सिर्फ ये बल्कि इसके साथ साथ हमने जो है ना वो वर्ड मैप और इस तरह की चीज़ों के साथ जो है ना वो आपको जो है वो दिखाया जाएगा ताकि आपको जहन नशीन हो जाए जैसे कि। और उसी के साथ साथ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी हम डिस्कस करेंगे, कुछ टेबल्स होंगे हमारे पास। और जैसे ये आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है ना वो सी कौन सा है, और ये तरतीब से लिखे हुए हैं ऐसे। तो आपको जो है ना वो पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। और इस तरह एक जैसे एक सिंपल सी एग्जांपल दी गई है, फॉर एग्जांपल इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, इनके बारे में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो वो तमाम जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके नाम यहाँ पर कंपाइल किए गए हैं, ताकि आपको याद करने में आसानी हो और आपको जो है ना वो आपका टाइम जो है ना वो बचे, ठीक है। और इसी हवाले से फिर पाकिस्तान स्टडीज के ऊपर स्पेशल फोकस किया जाता है, क्योंकि इसमें जो है ना वो हमारे बहुत अच्छे खासे पोर्शन है। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन जो है ना वो अक्सर पूछा करता है, या आपको जो प्री पार्टीशन या पोस्ट पार्टीशन में से जरूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं। तो हम डिटेल में पढ़ते हैं उनको। ये जो पाकिस्तान स्टडीज का पोर्शन है ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि इसमें सबसे ज्यादा जो है ना वो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आजकल, जो है वो पूछा जा रहा है पाकिस्तान स्टडी, और बहुत कम्प्लेक्स पूछे जाते हैं। इसलिए हमने प्री पार्टीशन, पोस्ट पार्टीशन और इवन के सिर्फ 4 फेजेस में जो है वो हमने कन्वर्ट किया हुआ है, ताकि आपको जो है ना वो ना सिर्फ नोट्स मिले बल्कि साथ साथ जो है ना वो आपको हिस्टोरिकली ये याद हो चीजें, और आपको पेपर में याद करने में आसानी हो, एमसीक्यूज सॉल्व करने में आसानी हो। और करंट अफेयर्स के हवाले से जो लास्ट 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स होते हैं वो हम आपको कंपाइल करके दे देते हैं। और हमारे वैसे यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हुए हैं लास्ट 2 ईयर्स के। तो वो भी जो है ना वो आप देख सकते हैं वहां पर जाके, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ये इसमें जो है ना वो आपको ये फॉर एग्जांपल जो है वो क्रोशिया अडॉप्टेड, ये रिसेंटली जो है ना वो इसने अडॉप्ट किया था, ठीक है। टाइम बहुत कम है, अदरवाइज आपको ये डिटेल में डिस्कस किया जाना था। इसके अलावा और भी हमारे डेमोस पड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं जैसे कि हम कैसे पढ़ाते हैं, ये लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां पर।
और इस्लामियात के कुछ बेसिक टॉपिक्स होंगे जो आपसे डिस्कस किए जाएंगे। इस्लामियात के जो कुछ बेसिक्स एमसीक्यूज होंगे आपको वो लिस्ट सेंड की जाएगी। और मैथमेटिक्स में जो है ना वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कभी भी वो नहीं छोड़ता, एग्जामिनर नहीं छोड़ता, उनको हमने डिटेल में डिस्कस करना है ताकि आप उनकी ना सिर्फ डिटेल में डिस्कस करें बल्कि हम उसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और हाँ, इंग्लिश के बारे में अगर बात की जाए तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई जाती है। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश जो है ना वो एक कम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन हम कैटेगरी कैटेगरी जो है ना वो इसकी बना देते हैं डिफरेंट। जैसे आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेस, देखने में तो आपको बहुत ही इजी लगता है और हमने पढ़ी भी हुई हैं, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से है वो थोड़ा सा उससे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखना है। और हमने कैसे पढ़ना है, उसे प्रैक्टिकली पढ़ना है कि देखें फॉर एग्जाम्पल ये अली जो है वो नाउन है या प्रोनाउन है या क्या चीज़ है, और अगर एडजेक्टिव है तो वो क्यों एडजेक्टिव है, अगर वो एडवर्ब है तो वो क्यों एडवर्ब है। इस तरह की चीज़ों को जो है ना वो हमने डिस्कस करना है विद आवर जो एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं हमारे, ठीक है। और कुछ रूल्स भी हम डिस्कस करेंगे, जैसे आपको पता है कि ये पूछे जाते हैं, जो पेपर में पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं ये पेपर में, ये भी हमने डिस्कस करने हैं। और फिर कंप्यूटर साइंस के हवाले से आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास नहीं होगा, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि हम आपको डिटेल, क्योंकि ये एक अलग से एक पोर्शन है जो कि हम पूरे अपने जीके सेशन में हमारे एक अलग टीचर पढ़ाया करते हैं, तो वो हम जो है ना यहाँ पर वो चीज़ अफोर्डेबल नहीं है। वो हम ऑलरेडी आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप अपना जो फैसला है ना वो, एक कहते हैं ना जैसे इसे आप कहते हैं कि आप एक फैसला ऐसा करें जो आपका इन्फॉर्म डिसीजन हो, ठीक है। तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेजर फोकस होगा वो 80% पोर्शन होगा। 80% इसलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपका पूछा जाएगा, और ये आप ऐसे समझ लें कि आपका एक एक्स्ट्रा बोनस होगा जो हमने साथ साथ में कवर करना है, टच करना है, छोड़ना इसे भी नहीं है हमने, लेकिन इतने छोटे से जो है वो इतने शॉर्ट टाइम में ये कवर करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। तो ये आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और उर्दू के हवाले से आपको 1000 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वो जो वन लाइनर की फॉर्म में होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये इस तरह के नोट्स होंगे। और ये था आज का हमारा डेमो लेक्चर। और इस हवाले से जो है ना अब जो हमारा ये बाकी जो होगा इस हवाले से अब नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है इंशाल्लाह सेशन, ठीक है। तो बाकी अब आपके जो क्वेश्चंस हो ना जो वो आप सर से भी पूछ सकते हैं और इस लेक्चर में पूछ सकते हैं प्लीज।